गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th बी। और आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता। ठीक, प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता क्या होती है? देखिए, प्रायिकता का मतलब है कि कुल किसी भी घटना के घटित होने की कुल कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, उसमें से अपनी इच्छित संभावना को निकालना। ठीक है, अर्थात कोई कार्य पूर्ण हो रहा है तो कार्य कितने तरीकों से हो सकता है, उसमें से आपका क्या इच्छित परिणाम है, उसे निकालने को प्रायिकता कहते हैं। जैसे मानिए मैंने एक सिक्का उछाला, तो जब सिक्का उछालते हैं तो उसमें हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो कुल कितनी संभावना है? कुल संभावना है दो, एक हेड की, एक टेल की। अब इसमें से मुझे अपना इच्छित परिणाम निकालना है। मैं चाहता हूँ टेल आए, तो टेल की कितनी संभावना है? केवल एक। बात समझ में आ रही है? किसी सिक्के को उछालने पर कुल संभावनाएं तो दो होती हैं, हेड और टेल। और मानिए अगर मैं टेल की बात कर रहा हूँ, टेल की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं हेड की बात कर रहा हूँ, तो हेड की संभावना केवल एक है। तो इसका मतलब ये है या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो अगर हेड आने की प्रायिकता जितनी होगी उतनी ही प्रायिकता टेल आने की होगी। अर्थात 50% हेड की संभावना रहेगी और 50% टेल की संभावना रहेगी। जब भी कोई सिक्का उछाला जाएगा तो 50% चांस रहेंगे कि हेड आ सकता है और 50% चांस रहेंगे कि टेल आ सकता है। तो यहाँ जो प्रायिकता होगी हेड या टेल आने की, वो 1/2 होगी। तो हेड आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी और टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी। अभी 1/2 कैसे आई? जो इच्छित परिणाम है वो बटे में कुल परिणाम, इसी प्रायिकता बोलते हैं। तो प्रायिकता का जो बेसिक एकदम फॉर्मूला है वो क्या होता है? इच्छित परिणाम या इच्छित घटना बटे कुल परिणाम या कुल घटना, इसे बोलते हैं प्रायिकता। अब जब मैं सिक्के की बात कर रहा हूँ तो दो चीज़ें हैं, हेड है और टेल है। तो जब मैंने सिक्के उछाले तो कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम एक और एक दो, दो हैं, तो बटे में दो आ गया। अब मैं हेड की बात करूँगा तो हेड भी एक है, और मैं टेल की बात करूँगा तो टेल भी एक है। तो अगर आप हेड की प्रायिकता निकालेंगे तो वो भी 1/2 आएगी, और टेल की प्रायिकता निकालेंगे तो वो भी 1/2 आएगी। ठीक है, और देखिए इसे, और कुछ चीज़ें देखते हैं इसमें हम। प्रायिकता के ऊपर हाँ जी, जैसे मानिए किसी बच्चे के कोई बच्चा किसी एग्ज़ाम में बैठा है, तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वो पास हो जाएगा या वो फेल हो जाएगा। इसके अलावा कोई तीसरा परिणाम नहीं आ सकता, पास होगा या फेल होगा। तो कुल कितने परिणाम हैं? किसी भी घटना के होने के कुल कितने परिणाम आ रहे हैं? दो, पास होगा या फेल होगा। अब पास होने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2, और फेल होने की कितनी हो जाएगी? 1/2। बात आ गई समझ में? जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ आज, तो मेरी भी दो संभावना है, मैं क्लास आज ले भी सकता हूँ, नहीं भी ले सकता। तो कुल कितने हैं? दो, ले भी सकता हूँ, नहीं भी। अब मैं क्लास लूँगा, ये भी एक चीज़ है, एक घटना है, और नहीं लूँगा वो भी एक घटना है। तो मेरे क्लास लेने की प्रायिकता भी 1/2 हो जाएगी, और मेरे क्लास ना लेने की प्रायिकता भी 1/2 हो जाएगी। ठीक, जैसे हम इस बात पे विचार करेंगे, कोई मैच हो रहा है और मैच में हमने 3 संभावनाएं रखी हैं कि या तो मैच कोई टीम जीत जाएगी या हार जाएगी। एक संभावना ऐसी भी होती है कि मैच टाई हो जाता है। हमारा नियम ये है कि अगर मैच टाई हुआ तो आगे कुछ उसे बढ़ाया नहीं जाएगा, मैच तब भी वहीं रोक दिया जाएगा। तो कुल कितनी संभावना है? एक तो टीम जीत जाएगी, विन, एक संभावना जीतने की है।
एक हार जाएगी, लॉस। एक संभावना हारने की, एक टाई हो जाएगा मैच। तो एक संभावना इसकी है। अब कोई आपसे पूछे कि जीतने की प्रायिकता क्या होगी, तो कितनी हो जाएगी, 1/3, क्योंकि कुल संभावनाएं 3 है और 3 में से एक बार, यानी 3 में से एक बार टीम जीतेगी। हारने की प्रायिकता भी कितनी होगी, 1/3। और टाई होने की प्रायिकता कितनी होगी, ये भी 1/3 हो जाएगी। बात आगे समझ में। अच्छा, आपको उत्तर सही है या नहीं, इन्हें चेक करने की एक विधि ये होती है कि इन तीनों का योग हमेशा एक आना चाहिए। 3 है या 2 है, प्रायिकता का मान कभी भी एक से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, प्रायिकता का मान कभी भी एक से बड़ा नहीं होगा और कुल घटनाओं की प्रायिकता का योग हमेशा एक होगा। ठीक, चलिए अब एक पासे पे बात करते हैं। पासा देखा है ना सबने, जो पासा होता है उस पे 6 अंक बने होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। तो मैं कह रहा हूँ किसी पासे पर 2 आने की प्रायिकता, तो वो क्या होगी, 2 आने की प्रायिकता किसी पासे पर। 2 तो केवल एक ही है, तो इच्छित परिणाम तो एक है। और कुल कितना परिणाम है, 1 से लेकर 6 तक, तो कितनी हो जाएगी, 1/6। इसी प्रकार किसी भी पासे पर कोई भी संख्या आने की प्रायिकता 1/6 ही होगी। ठीक। अच्छा, एक अगर मैं बात ये करूं कि किसी पासे पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखो पासे पर सम संख्या कितनी है, 2, 4 और 6, और विषम संख्या है 1, 3 और 5। तो मैं कह रहा हूँ सम संख्या आने की प्रायिकता, तो इच्छित परिणाम कितने हो सकते हैं यहाँ पर, जो मुझे चाहिए 3 हो सकते हैं, क्योंकि 2 भी आ सकती है सम संख्या, 4 भी आ सकती है और 6 भी आ सकती है। तो इच्छित परिणाम कितने आ रहे हैं यहाँ पर, 3 आ रहे हैं। कुल परिणाम कितने हैं, 6। पासे पर 1 से लेकर 6 तक संख्या होती हैं, तो कुल परिणाम 6। तो यहाँ से उत्तर आ जाएगा हमारा 1/2। इसका मतलब है कि किसी भी पासे पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2 होगी। ठीक है, ये खैर जब सवाल आएंगे आगे तब मैं समझाऊंगा कैसे, बहुत आसान है। फिलहाल मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको। तो बेसिक आप बस ये समझिए कि किसी भी प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, इच्छित परिणाम, परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। ठीक है, इच्छित परिणाम की संख्या, जैसे हमने यहाँ निकाला था कि सम संख्या आने की प्रायिकता, तो इच्छित परिणाम क्या है, सम संख्या। तो सम संख्याओं की संख्या कितनी आ रही है, 3, और कुल परिणाम कुल है 6, तो 3/6। तो प्रायिकता का सूत्र सिंपल बेसिक सूत्र है, इच्छित परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। ठीक है। अब कक्षा 11 में जो यहाँ हम प्रायिकता की बात कर रहे हैं, जो मेन प्रायिकता का आपका पूरा चैप्टर है जो इस सूत्र पे बेस्ड होगा, वो तो 12th क्लास में है। 11th क्लास में जो आपके प्रायिकता है वो केवल और केवल समुच्चय पर आधारित है। प्रायिकता दो होती है, एक समुच्चय से भी हल की जा सकती है प्रायिकता, एक बिना समुच्चय के भी हल की जा सकती है। जो बिना समुच्चय के हल करेंगे वो हम इंटर क्लास में करेंगे, वो मेन चैप्टर है, काफ़ी बड़ा है। यहाँ छोटे चैप्टर हैं, ये केवल समुच्चय से हल करने वाली प्रायिकता है, तो हम यहाँ केवल समुच्चयों से हल करेंगे। ठीक है, तो जब हम समुच्चयों से हल करेंगे तो देखिए इसमें है इच्छित परिणामों की संख्या। तो जो इच्छित परिणामों की संख्या और एक होते हैं कुल परिणाम, तो ये जो कुल परिणाम होते हैं ना, इस कुल परिणाम को समुच्चयों में प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं। अभी बताता हूँ मैं। अगर हम समुच्चय से किसी प्रायिकता को हल कर रहे हैं, तो जो हमने अभी सूत्र लिखा था, इच्छित परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम, तो जो कुल परिणाम होते हैं इसका भी एक समुच्चय बनाया जाता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि। आई थिंक इसमें शायद ये वाला आएगा, प्रतिदर्श समष्टि। ये प्रतिदर्श समष्टि कोई नई चीज़ नहीं है। जब आप प्रायिकता को समुच्चयों से हल करेंगे तो जो कुल परिणाम वाला समुच्चय बनता है ना, दो ही समुच्चय बनाने पड़ेंगे इसमें। हमें हमें सूत्र में क्या चाहिए, प्रायिकता के सूत्र में इच्छित परिणामों की संख्या, तो एक इच्छित परिणामों की संख्या को समुच्चय बन जाएगा। अब बटे में आता है कुल परिणाम, तो एक कुल परिणाम का समुच्चय बन जाएगा। तो जो कुल परिणाम का समुच्चय बनता है उसी को हम बोलते हैं प्रतिदर्श
समष्टि, इस पे भी सवाल पूछ लेते हैं शॉर्ट में। बाकी जो क्वेश्चन आते हैं वो आगे आएंगे, फिलहाल हम प्रतिदर्श समष्टि की बात कर रहे हैं। तो इस पर हम बात करते हैं। जैसे मान लिया मैं कह रहा हूँ 2 सिक्के एक साथ उछाले गए, इसके लिए प्रतिदर्श समष्टि निकालिए। ठीक है, जब सिक्के उछाले जाते हैं तो हेड आएगा या टेल आएगा? हेड को चित बोलते हैं और टेल को पट बोलते हैं। तो हेड आएगा टेल आएगा। तो प्रतिदर्श समष्टि को आप ऐसे दिखा सकते हैं, 2 सिक्के उछालने पर। 2 सिक्के उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि को हम दिखाएंगे ऐसे, एक समुच्चय बन जाएगा। अब ये ऐसे करके संभावनाएं आएंगी। जब देखो, जब हम 2 सिक्के एक साथ उछालते हैं तो क्या होगा? दोनों हेड भी आ सकते हैं, पहला अवयव हो गया समुच्चय का। दूसरा, ए पहले वाले सिक्के पर हेड और दूसरे पर टेल आ सकता है, यह समुच्चय का दूसरा अवयव हो गया। तीसरी संभावना क्या है कि पहले वाले पर टेल और दूसरे वाले पर हेड आ सकता है, ये तीसरा अवयव हो गया। और चौथी संभावना है कि दोनों सिक्कों पर टेल आ सकता है। अभी समुच्चय कर देंगे बंद। तो ऐसा समुच्चय जिसमें किसी भी घटना के होने के कुल संभावित परिणाम हो सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं उस समुच्चय को। यानी जो हमारे कुल संभावित परिणाम आ रहे हैं उन्हें लिखेंगे, उसे हम एक समुच्चय में बंद करेंगे। तो समुच्चय क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा प्रतिदर्श समष्टि। तो 2 सिक्कों को उछालने पर क्या बनेगा? प्रतिदर्श समष्टि ये बन जाएगा। इसी प्रकार कोई आपसे पूछ सकता है कि 3 सिक्के उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि बनाइए, 4 सिक्के उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि बनाइए, तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, एक हम देखते हैं ये कि एक सिक्का और एक पासा। अगर हम एक सिक्का और एक पासे को उछालते हैं तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा? सवाल क्या आएगा? अगर आया इस तरह का बन के, तो एक सिक्का और एक पासा एक साथ उछाला जाता है, इस बात के लिए प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, ये लिखिए। तो देखिए, ऐसे दिखाएंगे प्रतिदर्श समष्टि को, समुच्चय बना लेंगे। तो पहली संभावना क्या हो सकती है कि सिक्के पर तो हेड आए और पासे पर क्या संख्या 1 से 6 तक होंगी, पासे पर संख्या 1 आ जाए, H1। ठीक है, दूसरी संभावना क्या होगी? हेड आए और 2 आ जाए। तीसरी, हेड आए और 3 आ जाए। चौथी संभावना, हेड आए और सिक्के पासे पर 4 आ जाए। अगली संभावना, हेड आए और 5 आ जाए। अगली संभावना, सिक्के पर हेड आए और पासे पर 6 आ जाए। ठीक है, अब अगली संभावना क्या हो सकती है कि सिक्के पर हेड ना आए, टेल आए और वहाँ 1 आ जाए, टेल के साथ 2 आ जाए, टेल के साथ 3 आ जाए, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5 और टेल के साथ 6 आ जाए। समुच्चय बंद। ये बन गया हमारा प्रतिदर्श समष्टि। किस चीज़ का? अगर एक सिक्का और एक पासा साथ में उछाला जाता है तो यही सारी संभावना होगी, इससे ज़्यादा कोई संभावना नहीं होगी कि या तो जो पासे पे अंक आए वो हेड के साथ आए, या जो पासे पर अंक आए वो टेल के साथ आए। तो इसे बोलते हैं हम प्रतिदर्श समष्टि बनाना। तो आज आपका काम ये है, आप समझेंगे कि प्रायिकता क्या होती है, इसकी परिभाषा पढ़ लेना किताब से, शुद्ध जो मैंने लिखवाया वो देख लीजिए, बुक में देख लेना। और मैंने आपको आज केवल ये सिखाया है कि प्रतिदर्श समष्टि कैसे निकाली जाती है किसी भी सवाल की, क्योंकि ये समुच्चय से हल करने हैं हमें 11वीं क्लास में, इसलिए। तो अपनी बुक का पहला ही वाली एक्सरसाइज खोलिए, उसमें से आप प्रतिदर्श समष्टि बनाने वाले सवाल हल कीजिए इन्हें समझकर। ठीक है, थैंक यू।